काफी अमेरिकन तो H1B को इन्वेजन स्ट्रेटजी कहते हैं। सबसे ज्यादा फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कॉर्पोरेट एम्पायर को। H1B को डिजिटल एज के लिए सॉफ्ट स्लेवरी भी कहा गया है। यूएस सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं H1B मॉडर्न डे इंडेंचर्ड सर्विट्यूड है। 400 अमेरिकन ने रिप्लेसमेंट्स को ट्रेन किया और फिर इन्हीं 400 अमेरिकन को निकाल दिया। आप सोचिए, अगर इंडियन वर्कर्स को इंडिया में बांग्लादेश के चीफ वर्कर्स रिप्लेस कर दे तो इंडियंस को कैसा लगेगा। अमेरिका में एक आदमी था, उसका नाम था केविन। उसे एक कंपनी टर्मिनेट करती है और रिप्लेस करती है एक H1B होल्डर से। साथ में केविन को कहते हैं इस H1B रिप्लेसमेंट को ट्रेन करने के लिए। केविन H1B रिप्लेसमेंट को ट्रेन करता है, लेकिन शर्म की वजह से बेचारा पार्किंग लॉट में जाके सुसाइड कर लेता है। भारत की आज़ादी से पहले 1947 से पहले वेस्टर्न पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और डच इंडियंस को हायर नहीं करते थे, उन्हें लेबर सिस्टम में फंसाते थे, जिसे इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम कहा जाता है। इस इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम को याद रखना, आगे बहुत बार सुनने को मिलेगा। 1834 से 1917 के बीच 1.5 मिलियन इंडियंस कैरेबियन, मॉरिशस, फिजी और साउथ अफ्रीका जैसी कॉलोनीज में भेजे गए, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स की लेबर शॉर्टेज थी और स्किल लेबर्स इंडिया में चीप था। अब कट टू 1990s, अमेरिका में आईटी रेवोल्यूशन बूम पे था, लेकिन सेम वही स्टोरी, स्किल टेक वर्कर्स की शॉर्टेज थी वहां पे। एंड अमेरिका ने इसी शॉर्टेज को सॉल्व करने के लिए H1B को इंट्रोड्यूस किया। इन्हीं स्किल्ड आईटी वर्कर्स को एक अमेरिकन प्रोफेसर ने कहा चीप डी फैक्टो इंडेंचर्ड लेबर। जी हाँ, इंडेंचर्ड लेबर H1B, जिसे एक आम अमेरिकन एक स्कैम कहता है और हम इंडियंस के लिए जैकपॉट। तो क्या है H1B का पूरा इतिहास। 1952 में यूएसए में इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट INA ने नॉन इमिग्रेंट वीजास की शुरुआत की। उसी टाइम H1 कैटेगरी बनाई गई, जिससे कि डिस्टिंग्विश्ड मेरिट वर्कर्स जैसे साइंटिस्ट, आर्टिस्ट 1 साल के लिए अमेरिका विजिट कर सकते थे और वहां काम कर सकते थे। उस टाइम H1 की लिमिट थी 10,000 वीजास एनुअली। फिर 1980s में सिलिकॉन वैली बूम हुआ। IBM और इंटेल ने रूल्स थोड़े लूज करवाने के लिए लॉबिंग की और 1989 में स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन सब कैटेगरी बनाई गई, जिसमें बैचलर्स डिग्री सफिशिएंट थी और वीजा पीरियड को 3 साल तक एक्सटेंड किया गया। 1990 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर के इमिग्रेशन एक्ट ने H1B को जन्म दिया। उस टाइम पे कैप 65,000 की सेट की गई, जिसे स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए जैसे कि IT इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था। इसके पीछे रैशनल था स्टेम क्राइसिस। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टेम क्राइसिस जिसे 1986 में एक NSF स्टडी ने प्रेडिक्ट किया था। इसके अकॉर्डिंग लगभग 7 लाख शॉर्टेज ऑफ स्टेम वर्कर्स इन अमेरिका हो सकती थी 2006 तक। ये फाउंडेशन थी H1B वीजा के लिए। H1B पे 9/11 के बाद 85,000 की कैप और फ्रॉड फीस लगाई गई और फिर इवेंचुअली 2025 में, मतलब कि इसी साल, ट्रंप ने सितंबर 19 को रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स साइन किया। इसके अकॉर्डिंग न्यू H1B वीजास पे $100,000 वन टाइम फीस होगी। व्हाइट हाउस कहता है H1B मोस्ट अब्यूज सिस्टम है अमेरिका में। अब जानते हैं H1B पे अमेरिकन पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों अमेरिकन नाराज है H1B से। काफी अमेरिकन कहते हैं H1B एनुअल कोटा लॉटरी स्कैम है। एक आदमी के लिए मल्टीपल लॉटरी एंट्रीज कैसे हो सकती है। काफी अमेरिकन कहते हैं H1B प्रिवेलिंग वेज लूप होल से सैलरी को 20-30% तक कम कर देती है। इससे सबसे ज्यादा अमेरिकन लोकल वर्कर्स हिट होते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कॉर्पोरेट एम्पायर को। कॉर्पोरेट लोअर वेजेस देके सेविंग्स करते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जिससे कि एक आम अमेरिकन परेशान है। ये सुनिए, 2015 में 400 अमेरिकन ने रिप्लेसमेंट्स को ट्रेन किया और फिर इन्हीं 400 अमेरिकन को निकाल दिया।
आई मीन शॉकिंग है। काफी अमेरिकन तो H1B को इन्वेजन स्ट्रेटजी कहते हैं। आप सोचिए, अगर इंडियन वर्कर्स को इंडिया में बांग्लादेश के चीफ वर्कर्स रिप्लेस कर दे तो इंडियंस को कैसा लगेगा। H1B बेस्ट टैलेंट को अमेरिका के लिए काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन H1B सिर्फ बेस्ट को अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, वो एवरेज वर्कर्स को भी अपॉर्चुनिटी देता है। यही एक इशू है जिससे अमेरिकन्स बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं कि ये एक स्कैम बन चुका है, बनाया गया था टैलेंटेड वर्कर्स के लिए, लेकिन इससे एवरेज स्किल बेस्ड वर्कर भी जो है अमेरिका में काम करता है, और जो अमेरिकन का लोकल स्किल वर्कर है उसे जॉब नहीं मिलती। बट अगर हम इस पूरे सिनेरियो को एक अनबायस्ड नजर से देखें तो सच ये भी है कि H1B होल्डर्स 3 टाइम्स मोर पेटेंट्स फाइल करते हैं यूएस में। 25% यूनिकॉर्न्स इमिग्रेंट्स ने फाउंड किया है अमेरिका में। ये भी एक सच है। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग 2030 तक 1 मिलियन STEM जॉब्स खाली रहेंगी, तो इन्हें फिल कौन करेगा। इनके लिए तो अमेरिका को H1B वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये जानते हैं कि कैसे H1B इंडियंस के लिए दो धारी तलवार की तरह है। इंडियंस टेक्नोलॉजी में अपस्किल करते हैं, इंडिया में पढ़ाई करते हैं, काफी पढ़ाई तो सब्सिडाइज भी होती है, और फिर अमेरिका में CEOs बनते हैं। बट फिर इंडिया कौन बनाएगा। ये इंडिविजुअल्स तो अपनी एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नेशन के लिए तो ये ब्रेन ड्रेन है। 70% H1Bs इंडियंस हैं, तो इस सिनेरियो को देख के ऐसा लगता है H1B नया इंडेंचर है, एक मॉडर्न डे स्लेवरी है। कंपैरिजंस तो बहुत ही ज्यादा चलेंगे। H1B को डिजिटल एज के लिए सॉफ्ट स्लेवरी भी कहा गया है। यूएस सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं H1B मॉडर्न डे इंडेंचर्ड सर्विट्यूड है। पहली सिमिलैरिटी है एम्प्लॉयर बॉन्डेज। इंडेंचर्ड वर्कर्स एक प्लांटेशन से बंधे हुए थे और H1B होल्डर्स अपने स्पॉन्सर वीजा से बंधे हुए हैं। मतलब H1B जो है वो स्पॉन्सर कंपनी को मिलता है, और जो स्किल वर्कर होता है वो कंपनी के बिहाफ पे वहां जाता है। अगर H1B वीजा होल्डर ने जॉब खो दी तो उसके पास सिर्फ 60 डेज का टाइम होता है न्यू जॉब ढूंढने का, वरना बैक टू इंडिया। दूसरी सिमिलैरिटी डिसेप्शन। अरकातीज जो कि मिडिलमैन होते थे पहले वाले टाइम में, वो झूठ बोलते थे। सेम वही यूएस में भी बॉडी शॉप्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि फेक रिज्यूमेस बनाते हैं और प्रॉक्सी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि अनक्वालिफाइड इंडियंस फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तनुल ठाकुर कहते हैं। उन्होंने हिंदू न्यूज़पेपर को इंटरव्यू में ऐसा कहा है। ठाकुर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है और ऑथर है वाइल्ड वाइल्ड ईस्ट बुक के। तीसरी सिमिलैरिटी वेजेस को सप्रेस करना, वेज सप्रेशन। इंडेंचर में लेस इनकम होती थी, सेम वही H1B सिस्टम के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करता है और वर्कर्स को 20-30% कम सैलरी देता है। चौथी सिमिलैरिटी एक बॉन्डेज ट्रैप है। इंडेंचर में 5-10 साल का एक बॉन्ड होता था, उसको बाद में एक कर्ज की वजह से जो है बढ़ाकर एक्सप्लॉइट किया जाता था, और H1B में 6 साल की लिमिट होती है। वो एंड होने के बाद ग्रीन कार्ड बैकलॉग जो है वो बढ़ता जाता है। इंडियंस का वेट टाइम ग्रीन कार्ड के लिए 150 ईयर से भी ज्यादा है, इमेजिन। पांचवी सिमिलैरिटी साइकोलॉजिकल टोल। इंडेंचर में सुसाइड रेट्स हाई थे, और H1B वीजा होल्डर से पूछो तो 40% कहते हैं कि उन्हें एंजाइटी है। अब ये केस लो, अमेरिका में एक आदमी था, उसका नाम था केविन। उसे एक कंपनी टर्मिनेट करती है और रिप्लेस करती है एक H1B होल्डर से। साथ में केविन को कहते हैं इस H1B रिप्लेसमेंट को ट्रेन करने के लिए। केविन H1B रिप्लेसमेंट को ट्रेन करता है, लेकिन शर्म की वजह से बेचारा पार्किंग लॉट में जाके सुसाइड कर लेता है। आप इस स्टोरी को गूगल भी कर सकते हैं, मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, गूगल कीजिए। जैसे इंडेंचर ब्रिटेन के लिए शुगर एक्सट्रैक्ट कराता था, वैसे ही H1B यूएस टेक जायंट्स को चीप टैलेंट देता है, और साथ में 1 in 5 अमेरिकन स्टेम ग्रेड्स को रिप्लेस करता है। अब इस ट्रम्प के न्यू रूल से काफी इफेक्ट्स हो सकते हैं H1B वर्कर्स के लिए, इंडियंस के लिए और अमेरिकन्स के लिए। सबसे पहले अमेरिकन्स के लिए IT वेजेस में 10-15% का हाइक हो सकता है।
लेकिन इनोवेशन रुक सकती है, क्योंकि 60% अमेरिका में जो AI PhD होल्डर्स है वो सब इमिग्रेंट्स हैं। स्टार्टअप स्ट्रगल कर सकते हैं, जो टैलेंट है वो कनाडा या तो यूके शिफ्ट हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म में अमेरिका के लिए फायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस भी है। और इंडियंस के लिए मे बी शॉर्ट टर्म के लिए लॉस हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बूस्ट हो सकता है। लेकिन ये बूस्ट तब होगा जब इंडियन गवर्नमेंट इंडियन वर्कर्स में इन्वेस्ट करेगी, इंडियन IT इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगी, रिसर्च में इन्वेस्ट करेगी, इनोवेशन में इन्वेस्ट करेगी। गांधी ने कहा था फ्यूचर डिपेंड्स ऑन टुडे। तो फिर इंडिया बनाओ, स्टार्टअप्स में बिल्ड करो। ये मेटा और गूगल में जाके कोड नहीं बनाओ उनके लिए, अमेरिकन के लिए। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर ये H1B वीजा होल्डर्स जो 1 लाख से भी ज्यादा लोग अमेरिका में हैं, अगर वो इंडिया में रहते, इंडिया के लिए काम करते, तो इंडिया को कितना मेजर बूस्ट मिलता। सपना गुलामी का नहीं, सपना बड़ा देखो, पर देखो इंडिया।